अब शूट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपना डाटा सेंटर बनाया है। अब ये डाटा सेंटर इनका कहीं है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। और इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है और इसकी ऑथोराइज कैपिटल जो है 1 करोड़ रुपए। मिस्टर उत्पल पटेल और अरुण राय जो हैं वो इस कंपनी को अस्तित्व में लाते हैं और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ना तो उनको कहीं से कोई इनकम आ रही है, ना ही उनका कोई अपना डाटा सेंटर है। देश के कोने कोने में इन्होंने जाल फैला रखा है। जो इस्लामिक लोग हैं ना, उनको ज़्यादा इसमें लिया जा रहा है जान से। हाँ, उसका कारण है कि जो इस्लाम में जो है ब्याज हराम है। ये सीधा सीधा अगर आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे ना शूट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो लिखेंगे इट्स ए स्कैम कंपनी, उस पर भी आ रहा है। अब जितनी भी बड़ी बड़े बैंक्स हैं सबको स्पेस चाहिए। अब क्या इनसे स्पेस लेंगे? तो कहाँ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? नमस्कार। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां पर लोगों से फ्रॉड, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स या कोई टोकन ना चल रहा हो। भारत सरकार द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे और कोई मीडियम हो। ऐसे में कुछ शातिर ऐसे भी हैं जो अलग अलग ढंग से लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और ऐसी ही एक कंपनी मार्केट में चल रही है शूट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से। किस तरह ये लोगों से ठगी कर रही है, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, अब शूट स्पेस नाम की एक कंपनी लोगों को ठग रही है, उनके साथ फ्रॉड कर रही है। पहले तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? देखिए प्रहलाद जी, हमारी अक्सर ये मुहिम रहती है कि लोगों को समय रहते जागरूक किया जाए कि कौन कौन सी कंपनी है, किस किस तरीके से लोगों को मनी सर्कुलेशन, चिट फंड या डाटा सेंटर के नाम पर लूट रही है। अभी हाल ही में एक नई कंपनी जो मार्केट में आई है, मैं बता दूं कि शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जो गुजरात, गांधीनगर गुजरात में से ये कंपनी रजिस्टर बताई जा रही है। और इसकी मैं आपको बता दूं कि उत्पल पटेल और अरुण राय इसके 2 प्रमोटर हैं, जो कहते हैं कि उनके अपने डाटा सेंटर हैं गुजरात में। वो डाटा सेंटर में कुछ पार्ट जो हैं 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी, 10 टीबी ऐसे लोगों को सेल करते हैं। जब उनको सेल करते हैं तो सेल करने के बाद वापस लीज पे ले लेते हैं। उनके पास डाटा सेंटर नहीं है, ये भी बताते हैं कि उनके पास सिर्फ कुछ रैक हैं। उस रैक पे आधार पर वो लोगों को जो है डाटा का जो 1 टीबी 2 टीबी जो पार्टिकल है वो सेल करते हैं, फिर उसी को वापस लीज पे ले लेते हैं और उसके फिर इनको 3.5, 4, 5% तक जो है मंथली अलग अलग प्लान पे कर रहे हैं। इस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है जी? प्रहलाद जी, ये कंपनी जो है गुजरात से 30 मार्च 2023 को रजिस्टर होती है और इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है और इसकी ऑथोराइज कैपिटल जो है 1 करोड़ रुपए है। और इस कंपनी ने अभी तक 1 करोड़ 17 लाख रुपए का बैंक से लोन भी लिया है। और आपको बता दूं, अगर कोई डाटा सेंटर लगाना है किसी कंपनी के पास, उसके पास भारी भरकम पैसा होना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए से डाटा सेंटर जो अस्तित्व में आता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ड्यू डिलिजेंस करनी होती है उनकी परमिशंस के बारे में बात करें तो किस तरह की परमिशंस होती हैं? क्योंकि लोगों का डाटा, लोगों की जो प्राइवेसी है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए, इसके बारे में खास ध्यान रखना। प्रहलाद जी, 30 से लेकर 40-45 परमिशनें हैं जो डाटा सेंटर लगाने के लिए सरकार से लेनी पड़ती है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। और मैं सबसे बड़ी बात करूं, जो डाटा सेंटर होता है ना, उसको अनट्रैप्ड पावर सप्लाई चाहिए। डायरेक्ट लाइन आती है डाटा सेंटर को यूनियन गवर्नमेंट से, जिसमें कभी भी जो डाटा होता है लाइट है वो नहीं जानी चाहिए। जो डाटा सेंटर चलाने के लिए अनट्रैप्ड ना हो, तो कहीं उसमें कोई खराबी ना हो, अगर फ्लक्चुएट होती रहे तो उसको एक ऐसी बिजली की लाइन दी जाती है
जिससे वो कभी इंटरप्शन नहीं आती है, तो वो लेनी पड़ती है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट है, 30 से 40 डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके डाटा सेंटर अस्तित्व में आता है, और उसे बनने में भी सालों साल लग जाते हैं। बिल्डिंग बनेगी, परमिशनें आएंगी। अब 30 मार्च 2023 को एक कंपनी अस्तित्व में आती है। मिस्टर उत्पल पटेल और अरुण राय जो हैं वो इस कंपनी को अस्तित्व में लाते हैं, और आए कुछ ही दिनों में वो डाटा सेल करना शुरू कर देते हैं और उसी डाटे को वापस लीज पे लेना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ना तो उनको कहीं से कोई इनकम आ रही है, ना ही उनका कोई अपना डाटा सेंटर है। अब हमने उनसे बात की, वो कहते हैं, मैंने पूछा आपके पास डाटा सेंटर है? वो कहते हैं डाटा सेंटर नहीं, हमारे पास कुछ रैक हैं। हमने जहाँ रैक लगाए हैं वो मतलब गुजरात में एक ऐसी जगह है जो आईटी का हब है। देखिए ये क्या बात हुई। आपको अपना डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार से निरंतर 30 से 40 परमिशनें चाहिए होगी, और 1 करोड़ रुपए की आपकी ऑथोराइज कैपिटल है, 50 लाख रुपए की आपकी पेड अप कैपिटल है। इससे तो डाटा सेंटर कहाँ अस्तित्व में आ पाएगा। अब अदानी ने, मीरचंदा, बहुत सी जो कंपनी है उन्होंने डाटा सेंटर लगाए हैं, एयरटेल ने लगाए हैं, तो 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होता है डाटा सेंटर लगाने में। इन्होंने सिर्फ डाटा सेंटर के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के लिए MLM स्कीम चलाई है, पोंजी स्कीम चलाई है, मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाई है। इनके पास कहीं से रेंट आ नहीं रहा और ये लोगों को रेंट बांट रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है प्रहलाद। दुर्गेश जी, अगर लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, जैसे मैंने अगर डाटा सेंटर या मैंने इन्वेस्ट करना हो कहीं पर, तो जिस चीज़ की मुझे जानकारी ही नहीं है, मैं वहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करूँगा? हाँ बिल्कुल प्रहलाद। अब ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो इनके उत्पल पटेल है वो बोल रहे हैं SLP, क्योंकि हर बंदे को यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलाना। प्रहलाद जी, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपको डाटा सेंटर के बारे में क्या पता है? आप खरीदेंगे डाटा सेंटर? हम तो खबर लगा रहे हैं, हमें तो कुछ ना मैं कुछ। यही पूछ रहा हूँ कि खरीदेंगे कोई पार्टिकल? अगर आपको कोई बंदा बेचने आता है कि ये डाटा सेंटर का जी मैं पार्टिकुलर बेचना आ रहा हूँ, तो आप उनसे पूछेंगे भी कहाँ है, कैसे है, बताइए तो सही, मेरे को कहाँ मिलेगा। मेरे साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो 7 साल का, 10 साल का, जितना भी कर रहे हो, वो एग्रीमेंट रजिस्टर कहाँ पे होगा? अब इनसे बात की, ये कहते हैं जी हम डिजिटली रजिस्टर करते हैं। अब गुजरात में बैठे ये हाँ ई एग्रीमेंट, तो ई एग्रीमेंट की वैलिडिटी कहाँ है? कितनी देर की वैलिडिटी है? आप 7 साल का जो है वो लोगों को प्लान बेच रहे हैं, 7.5 साल का, 10 साल का प्लान बेच रहे हैं और ई एग्रीमेंट कर रहे हैं, और ये खुद मानते हैं कि 3 साल से अगर ज़्यादा का अगर कोई एग्रीमेंट हो तो उसे रजिस्टर करना पड़ता है। अगर रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी सरकार को, स्टैंप ड्यूटी जाएगी, उसकी सीधी सीधी चोरी हो रही है। तो अपने आप में अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, पंजाब की, तमिलनाडु की, देश के कोने कोने में इन्होंने जाल फैला रखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इस्लामिक लोग हैं ना, उनको ज़्यादा इसमें लिया जा रहा है जान से। हाँ, उसका कारण है कि जो इस्लाम में जो है ब्याज हराम है। अब ये उनको कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको रेंट मिलेगा। रेंट हराम नहीं है, ब्याज हराम है। अब वो भोले वाले लोग, उनको लगता है कि हमें ब्याज नहीं मिल रहा, जो हमने चीज़ इन्वेस्टमेंट किया है उसके इवज में हमें रिटर्न मिल रही है। एक्चुअल ये रिटर्न नहीं दे रहे हैं, ये उनको जो मनी सर्कुलेशन के तहत उनसे इन्वेस्टमेंट ली है उसमें धीरे धीरे करके उनकी पूंजी ही उन्हें वापस कर रहे हैं, और लगभग उन्हीं का पैसा अगले 24 महीने 25 महीने वापस करेंगे। फिर किसी भी वक्त ये अपनी कंपनी को ताला लगाएंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे। दुर्गेश जी, एक गुजरात में कंपनी चल रही है, एक ऐसी मनी सर्कुलेशन कंपनी चल रही है शूट स्पेस नाम से। हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, हमें जानकारी उसकी मिल रही है, हम लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं, बट जो हमारे पुलिस तंत्र है, हमारा खुफिया तंत्र है, हमारी जो एजेंसियां हैं, वो कहाँ पर हैं? देखो प्रहलाद, मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा हमारी गवर्नमेंट से, तब तक मैं आपसे पूछता रहूँगा। देखो, गवर्नमेंट का प्रहलाद
कोई कसूर नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास कोई एप्लीकेशन लेके जाएगा तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। अब जब तक लोग बेनिफिशरी होते हैं, जब तक लुटते नहीं हैं, जब तक ठगे नहीं जाते हैं, तब तक सरकार के पास नहीं पहुंचते हैं। आम लोगों को भी जिनको ये पता लगता है, उनको भी सरकार तक इन बातों की जो भनक है वो पहुंचानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है, कोई भी बंदा जनहित में सरकार को ये सूचना दे सकता है, तो ऐसी कंपनियों पर समय रहते कार्रवाई हो सकती है। इतनी कंपनी आई, लोगों को लूटा और अब भी निरंतर लूटती जा रही हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तब भी जो है जनता से लूट हो रही है। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, सोशल मीडिया पर चेक करने के लिए एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा टीम गठित करनी चाहिए जो ऐसे जो मनी सर्कुलेशन के धंधे चल रहे हैं उन पर पैनी नज़र रखी जा सके और समय रहते इन पर कार्रवाई की जाए। अब शूट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपना डाटा सेंटर बनाया है। अब ये डाटा सेंटर इनका कहीं है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, और ना ही इनको कहीं से कोई आमदन आ रही है। अब जो ABCD ने इनको पैसा दिया है, उसी के पैसे को 20 महीने 25 महीने रोटेट करेंगे। फिर वो बंदा 20 50 100 लोगों को लेके आएगा, भी मेरे को तो पैसा आ रहा है भाई, तो मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया। जबकि 20 24 25 महीने तो उसी का पैसा उसको वापस जा रहा है। और वो इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब भारी भरकम रकम इकट्ठी हो जाएगी तो कंपनियां अपना रफू चक्कर हो जाएंगी। ऐसे में देखिए, ये सीधा सीधा अगर आप चैट GPT पर लिखेंगे ना शूट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो लिखेंगे इट्स ए स्कैम कंपनी, उस पर भी आ रहा है। अब रॉबर्ट को भी मालूम है, SLB। हाँ, रॉबर्ट को भी मालूम है भी ये स्कैम है और आम जनता को मालूम नहीं है। और ऐसी बहुत सी कंपनियों पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछा है कि आप कैसे ये चीज़ बेच सकते हैं, कैसे ये इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। और मैंने इनके जो ऑनर हैं उत्पल पटेल से फ़ोन पे बात की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आप सुनाइए जनता को कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो जो वार्तालाप है उत्पल पटेल के साथ, वो मेरी आप थोड़ा ऑन एयर कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो बात जो चल रही है दुर्गेश जी की वो चलवा दें। उत्पल जी, हाँ उत्पल जी, मैं दुर्गेश गाजरी बोल रहा हूँ, जर्नलिस्ट। हाँ जी उस बोलिए। दिन भी आपसे मैंने फ़ोन किया था, आपने बोला था कि आपकी लीगल टीम हमें इसके बारे में, इसकी लीगैलिटी के बारे में बता देगी। हाँ जी आज हमने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करनी थी, थोड़ा-सा आप ही बता दीजिए, क्योंकि आपकी लीगल टीम का तो कोई फ़ोन आया नहीं। नहीं, मैंने नंबर दिया था उनसे, लेकिन हम कंटिन्यूअसली अभी भी रत्नागिरी में थे ना, आज पूरा कॉन्फ्रेंस चल रहा अच्छा है। चलो, मेरे को सिर्फ हाँ, एक मैं मिनट बताइए, आपके डाटा सेंटर कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं, बस इतना हमारे बता। गुजरात में ही है सिर्फ बस। तो जो जम्मू कश्मीर में लोगों को अरबों रुपए आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, हम्म, तो उसका क्या सिस्टम है? आप कितनी रिटर्न दे रहे हैं इस इवज में? हम तो ऐसा नहीं है, हमारा तो वो सर्वर परचेज करते तो उस पर रेंटल देते हैं सिर्फ। तो आपको रेंटल आगे से कहीं से आता है? कहाँ हाँ, से रेंटल आता है आपको? अलग अलग कंपनियों से परचेज करते देते हैं। नहीं, परचेज हम्म, अलग बात है सर, रेंटल नहीं आप। नहीं, रेंटल जो आता है ना वो हमारे कस्टमर जो होते हैं क्लाइंट, वहीं से आता है हमारा ही। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपके हम्म, क्लाइंट इज मतलब कि नेशनल है, नहीं इंटरनेशनल है? नहीं नहीं नहीं, नेशनल ही है। नेशनल ही है। हम्म तो जो ये आप रेंट देते हो इनको, हम्म अपने जो आपसे परचेज करते हैं, हम्म, उनको आप रेंट देते हो, उस पे जीएसटी भी डिडक्ट होता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो ठीक टीडीएस है। काट के देते हैं, जीएसटी डिडक्ट होता है, पर सर्वर जो परचेज होता है उसमें भी जीएसटी कटता है। आपकी कंपनी की नेट जो आपकी कैपिटल है, जो हाँ, आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में दिखाई है, वो कितनी है? अभी उसमें 1 CR और 10 CR के पेड अप कैपिटल 1 CR है, ऑथोराइज और एक 10 CR है। डाटा सेंटर लगाने में कितना खर्च होता है? एक डाटा सेंटर ऐसा नहीं होता, पूरा डाटा सेंटर हमारे पास नहीं है, अभी तो सर्वर रूम से स्टार्ट किया था। जी। अभी तो डाटा सेंटर की प्रोसेस में है। पूरा डाटा सेंटर बनाने के लिए तो 200-300 CR होता काम बनता है। जी, तो हम्म, अभी आपके पास फिर किसी और के डाटा सेंटर नहीं, वो। हमारे खुद के सर्वर है, यूँ डाटा सेंटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। जी जैसे जैसे फंड रेज होता है उसी हिसाब से हम कंटिन्यू रैक परचेज करते जा रहे हैं, नो सर्वर परचेज करते हैं। ऐसे हमारी प्लेटफॉर्म सर्विसेज भी है, डायरेक्टली आपका क्लाइंट भी परचेज कर सकता है। जैसे आप गोडैडी से परचेज करते हो, गूगल का वन ड्राइव यूज करते हो, जी। ऐसे सेम आप हमारा प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज है जो आप ऑनलाइन सीधे वहीं से परचेज कर सकते हो। अच्छा, जो भी सर्वर लगाना हो सर, उसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटी होती है, हम्म
वो क्योंकि उसके लिए 35 से 45 परमिशनें होती हैं। वो सारी परमिशन हम जहाँ पे हमारा जो डाटा सेंटर लगा हुआ है ना, वो गिफ्ट सर सिटी में ही डाटा है। सेंटर है सर या सर्वर है? दोनों में से उसी थोड़ा थोड़ा दो, डिफरेंस है दो, ना। डाटा दोनों सेंटर, डिफरेंस नहीं है। डाटा सेंटर 50 रैक प्लस होता है तो उसको डाटा सेंटर बोलते हैं, 50 से कम रैक होते हैं तो उसको सर्वर बोलते हैं। हाँ तो आपका तो सर्वर ही हाँ, तो बोल हम रहे हो जहाँ पे ना। बैठे हैं ना वो गिफ्ट सिटी में है। और जी। गिफ्ट सिटी पूरा टेक सिटी है, उसको सारे आईएसओ सर्टिफिकेशन वॉट एवर सारी परमिशन गवर्नमेंट ने गिफ्ट सिटी को खुद ही दी हुई है। और हाँ जब जहाँ हमारे सर्वर लगे हैं वहाँ पे ऑलरेडी 5 डाटा सेंटर है। तो हीरानंदानी का डाटा सेंटर है, हाँ एसटीटी का जी। डाटा सेंटर है, सारे डाटा सेंटर वही लगे हुए हैं जहाँ पे हम बैठे हैं। जी, तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हो गया अभी तक? अभी टर्नओवर हमारा टोटल 20 CR के आसपास है। अच्छा, 20 सीआर के आसपास आपका हम्म, टर्नओवर हुआ है। और आप हम्म। जो 20 सीआर के आप 5% जो रेंट देते हैं जितनी। 5% रेंट नहीं देते हम। अच्छा, क्या देते हैं? हम रेंटल इनकम होती है, परसेंटेज नहीं होते उसमें। जो आप सर्वर परचेज करते हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है वो। मान लीजिए आपका जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट बनता है, वो थोड़ा सा साढ़े बता। 3% बनता है। अच्छा, 3.5% देते हैं। हाँ, ठीक है जी, तो वो आपको इनकम आती है और आप आगे पास उसमें से ऑन। पास ऑन होता है, यस। जी, तो आपकी बैलेंस शीट आपकी अपलोडेड है उस पे हाँ एमसीए हाँ, पे? अपलोड है। लास्ट ईयर का ऑडिट हो गया, अभी सेकंड ईयर का ऑडिट अभी इस अगस्त में होगा ना। जी, तो क्या आप हम्म। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमसे शेयर कर सकते हैं या हमें? आप डायरेक्ट वहीं से डाउनलोड कर लीजिए, मेन सर्वर कवर सर्विस। जी, तो जम्मू कश्मीर में बहुत से लोगों का ये हमें जो इनपुट आ रही है कि बहुत से लोगों ने पैसा लगाया और मिस कमिटमेंट करके सेल हो रही है। उनको ये मिस कमिटमेंट कौन सा हो रहा है? मिस कमिटमेंट ऐसा है कि उनको डाटा सेंटर के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। नहीं, ऐसा उनको तो नहीं होता। उनको आपको सिर्फ, जब पर सर्विस पर सर्वर परचेज करते हो, हाँ मैं आपको वही एक कह रहा हूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का बिल। एक एंड यूजर को सर क्या पता है। मान लीजिए जो जम्मू कश्मीर में रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं क्यों उनको तो। पता नहीं है आपको? पैसे ऐसे कोई बंदा किसी को ऐसे पैसे कोई देता है सर प्रोडक्ट मैं परचेज करने वही के लिए? कह रहा हूँ, लोग उनको कह रहे हैं कि आप ये इतनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, यही मिस सेलिंग है। जो हम्म। सेलिंग पिच है उसमें मिस सेलिंग है। ओके। उसमें ये बोला जा रहा है कि आप इतना पैसा लगाइए, आपको 3.5 से 5% महीना आपको रिटर्न मिलेगी। हम्म। आपने इतना इन्वेस्टमेंट करना है। ओके। तो ये सेलिंग पिच है। तो इसीलिए हम्म। मेरे को 2-4 लोगों के मैसेज भी आए, सर ये हो रहा है। आपके हम्म। बैंक अकाउंट के जो जिन-जिन लोगों ने पैसे-वैसे लगाए हैं, हम्म। उनके उन्होंने जो पैसे लगाए हैं, भेजे हैं, उसका रिकॉर्ड हम्म। हमें सेंड किया है। हम्म। तो आपका मेरे ख्याल अकाउंट नंबर एंडिंग शूट स्पेस का हाँ, वो तो और सब लीगल है, हमारा तो कोई हाँ, टेंशन मैं नहीं है। वही कह रहा उन्होंने हूँ। जो परचेज किया उसका उनको पक्का बिल भी मिल जाता है जीएसटी का हाँ, तुरंत। सर मैं तो यही हम्म। समझना चाहता था। हम्म। अब सेल्स लोगों से ये बताया जा लोगों रहा है को कि हम प्रोडक्ट इन सेल करते हैं। अब उसमें क्या होता है, नीचे के नीचे बंदा होता है, किसी को मतलब पूरा नॉलेज नहीं होता, तो वो आगे वाले को क्या समझाता है वो अलग चीज होती है। तो ये मिस सेलिंग हो जाती है ना सर, मैं इसी मिस को। सेलिंग होती है तो मैं कंपनी पे चेक, अभी कंपनी पे बैठा हूँ, मुझे थोड़ी पता हो नीचे क्या हो रहा है सर जी। सर फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है ना ये हमारी सब। जिम्मेदारी, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो फिर आप परचेज कर रहे हो तो हमें तो उतना ही मालूम होता है ना कि आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो आपको सर नॉलेज आप होगा प्रोडक्ट का। एसएलवी मॉडल आप दावा कर रहे हो ना, हम्म। एसएलवी चला रहे हैं। हाँ, तो एसएलबी में वही होता है ना, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, हाँ जी, और फिर लीज उसको बैक भी लीज बैक लेते पे हैं। लेते हैं। हाँ, हाँ जी, तो लीज एग्रीमेंट कहाँ रजिस्टर कराते हैं आप? क्योंकि आपका यही गुजरात में ही आता है एग्रीमेंट वो रजिस्टर। एग्रीमेंट तो जब रजिस्टर होता है पटेल साहब, तो दोनों पार्टियां वहां होनी चाहिए। देखो, ई कॉन्ट्रैक्ट जितना वैलिड जो होता है ना, ई कॉन्ट्रैक्ट भी इतना ही वैलिड है। उसमें कौन से सेक्शन के तहत वो वैलिड है वो भी लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। तो कौन से, क्योंकि तीन तीन ये तो सर जब लीज एग्रीमेंट सर 11 महीने के लिए होता है लीज का। सर, जब आपको 11 बताना महीने हो तो से बताओ, ज्यादा 11 महीने होता का है। नहीं होता, 3 महीने से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा होना लीज एग्रीमेंट, तब उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ती सर है। फिर आप आपका तो 7.5 साल का है, 7 साल का है। हाँ, तो दोनों तो ऑप्शन वहां कहाँ अवेलेबल है ना। रजिस्टर करवाते हैं, यही तो तो, पूछ रहा हूँ। तो क्लाइंट को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसको ई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसको रजिस्टर चाहिए, या उसको नोटराइज चाहिए। मतलब कि आप फिर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाएंगे ना। लॉ कहाँ पे हम तीनों ऑप्शन दे रहे हैं ना क्लाइंट को। नहीं, आप थोड़ी देंगे, ये तो कानून जो तय करेगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आप कौन से तरह को ई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है मुझे बताइए। तो आपने उनकी फीस तो अदा नहीं की सरकार की, उसको तो चोरी हो गई जो कहाँ से रजिस्ट्रेशन चोरी? फीस है। ई कॉन्ट्रैक्ट इतना ही वैलिड है सर। नहीं, ई कॉन्ट्रैक्ट में आपने स्टैंप ड्यूटी तो अदा नहीं की, ई रजिस्ट्रेशन फीस अदा नहीं की। ई कॉन्ट्रैक्ट में आप लीगल एडवोकेट हो तो उसको चेक करवा लीजिए, हम हमारे लीगल एडवाइस से चेक करवा के ई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सबको।
अच्छा जी, तो ये हाँ आपके वो लीगल, कहने के हाँ मुताबिक ई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और हाँ। जो ई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि 3 साल के लिए ये वैलिड होता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं 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 रजिस्टर नहीं, ऐसा करवाना नहीं है, पड़ता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत बात टॉपिक पे जा रहे हो। 3 साल से ज्यादा रजिस्टर, आपको रजिस्ट्री एग्रीमेंट करवाना हो, 3 साल से ज्यादा का रेंटल एग्रीमेंट हो आपका, तो आपको रजिस्ट्री एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, ऐसा है उसमें रूल्स अपना कानून। सर, आपका तो फिर 7 साल से ज्यादा का है ना। तो मैं वही बोलता हूँ, आपको रजिस्टर एग्रीमेंट करवाना है तो 3 साल के ऊपर जब जाता है तो उसमें स्टैंप ड्यूटी भरनी होती है। जब नॉर्मल जो एग्रीमेंट होता है, जैसे हम हमारे मकान का रेंटल एग्रीमेंट करवाते हैं, अगर वो 1 साल का या 3 साल का हम करते हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी नहीं आती है। मैं आपसे यही तो अनुरोध कर रहा हूँ, आपका तो 7 साल का है ना भाई तो साहब। 7 साल का वो बंदा रजिस्ट्री एग्रीमेंट मांगेगा तो उसको स्टैंप ड्यूटी भरनी आएगी, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना। तो बीइंग ए कंपनी एंड से अगर टीडीएस डिडक्ट करना हो तो आपकी जिम्मेवारी है। तो टीडीएस काटते ही है ना, हम कहाँ हाँ, नहीं काटते टीसीएस हैं। काटना हो वो आपकी जिम्मेवारी, कुछ हाँ भी हम काटना हो काटते तो ही हैं। ये भी तो फिर आप ही की जिम्मेवारी है ना सर। यू आर ऐसा द फर्स्ट ऐसा नहीं पार्ट। ऐसा नहीं होता सर। आप कानून के तहत 3 एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने ही ऑफर किए हुए हैं, आप तीनों में से कोई भी एग्रीमेंट करवा सकते हो। ओके जी। ई कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए इनवैलिड हो जैसे रहा है। जैसे हाँ। जैसे व्यूनो कंपनी का हम्म। जो भी हुआ है अभी, हम्म। आपको मालूम ही है। तो हाँ उसी मालूम तरह है से हमें। आप भी चला रहे हो। नहीं चला रहे उसकी तरह हम। आप उनसे अलग कैसे हैं। हम टोटली हमारे पास, हम जो बेचते हैं हम लीगली ऑनलाइन, मतलब जो पार्टी जो बैंक से अकाउंट से जो परचेज करती है, पूरे सर्वर जितने हमारे पास है वही स्टॉक से बेचते हैं हम। व्यू नाउ जी। ने तो क्या किया था, व्यू नाउ ने तो कैश में बिजनेस किया था। उनके तो खुद के सर्वर ही नहीं थे, हमारे तो खुद की सर्विसेज है, आप हमारे सर सर्वर खुद यूज सर करने आप के लिए भी परचेज कर सकते हो। आपकी 1 करोड़ रुपए की आपकी कैपिटल है और आप कहते हैं आपके खुद के सर्वर है। एक आप सर्वर लगाने में ही कितना खर्चा हो जाता है सर, उसकी परमिशन सर पे कम, कितना खर्चा हो आपको जाता है। आपको पता है पेड अप कैपिटल क्या चीज है। हाँ जी, पता है, बिल्कुल पता है जी। हाँ तो 1 करोड़ कंपनी जब स्टार्ट की उसका होता है, उसके बाद जो फंड लगा वो पेड अप सर कैपिटल वो में तो थोड़ी आ पब्लिक जाता है। से आपने इन्वेस्टमेंट लिया ना, आपके हाँ पास माल ही नहीं था। तो इन्वेस्टमेंट पब्लिक आप ले ही नहीं पब्लिक सकते। पब्लिक से जो फंड लिया हमने वो आ गया ना, पब्लिक से जो फंड लिया वही तो इन्वेस्टमेंट में आया ना, तभी तो हमने सर्वर परचेज किए। हाँ, यही बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक से हाँ। आपसे इन्वेस्टमेंट ही ली है, यही मैं हाँ। आपसे कहना चाह रहा हूँ। हम्म। और ये अब आप बात मान गए हैं, तो आप हम्म। पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेके आपने अपना काम शुरू किया। हाँ तो बिजनेस हमारा आपको है, मालूम है कि आपकी आपकी सेल प्राइवेट एंड लीज पूरी बात सेल सुनिए, एंड लीज आगे बैक सुनिए। मॉडल पे है हम, तो हम आप पब्लिक से ही अगली बात परचेज तो करके सुनिए, इसको। अगला सवाल हाँ। सुन लीजिए। जो प्राइवेट हम्म। लिमिटेड कंपनी होती है भाई साहब, हाँ। वो अपने प्रमोटर्स के अलावा हम्म। किसी और से 1 रुपया भी नहीं ले सकती। ये लॉ है। ये ऐसा कोई लॉ नहीं है भैया। तो मैं आपको भेज देता हूँ, शायद आप इससे अवगत नहीं है। मैं हम्म। आपको वो लॉ भेज देता हूँ, क्योंकि प्राइवेट ओके। लिमिटेड कंपनी है। वो हम्म। जितने भी अपने शेयर होल्डर या डायरेक्टर हैं, उनके अलावा किसी और से 1 रुपया नहीं ले सकती। वो आप पार्टनरशिप का बोल रहे हो। नहीं, मैं वो प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड का का रूल्स बोल है। रहा हूँ भाई साहब। मैं वो प्राइवेट पार्टनरशिप का लिमिटेड। रूल्स है, आपको पार्टनरशिप बनानी है तो आपको नहीं जी उस भाई हिसाब साहब, से करना पड़ेगा। मैं प्राइवेट लिमिटेड का बोल रहा हूँ। मैं हम्म। पब्लिक लिमिटेड में भी आप पैसे ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों से प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए। वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, वही तो आपको बता रहा हूँ ना। आप सेल एंड लीजबैक में मॉडल तो आप सेल सर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप सर मन चाहे सर मेरी प्रोडक्ट सेल बात कर सुनिए, सकते आपके हो। पास प्रोडक्ट ही नहीं था। 1 करोड़ में कहाँ शुरू हो जाता, आपने अभी खुद माना है कि क्यों हमने प्रोडक्ट लोगों नहीं से था, पैसा किसने बोला लेके हमारे पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं परचेज था। किया, फिर सेल एसएलबी मॉडल लॉन्च किया। ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं ना, कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आप ही कह रहे हो सर। क्या आप ही कह रहे हो। आप ही ने तो बताया हमें कि सर्वर। आपने हम्म। अभी अभी बताया आपने। हम्म। तो अभी आप उस बात से पीछे हट रहे हैं। मैं कोई भी इस बात से पीछे नहीं हट रहा है। तो अभी आपने तो यही बोला कि 1 करोड़ की हमारी। आप 1 करोड़ रुपया ऑथोराइज कैपिटल की बात है, आप कब से बोल रहे हो, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। ऑथोराइज कैपिटल क्या चीज है वो बोल रहा हूँ मैं, और इन्वेस्टमेंट पैटर्न पैसा क्या होता है, वो दोनों चीज अलग है। जी, बता दीजिए। मैं मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है वो। हाँ, हमें मत बताइए जी, हमने तो हाँ। आपका ये वर्षन चला देना है। यस बिल्कुल। ठीक है जी। तो ओके आप जी। मेरे हिसाब से, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने 1 करोड़ रुपए आपके पास था। नहीं बाकी। ऐसा नहीं बोला मैंने, वो हमारा कंपनी का जब हम कंपनी रजिस्टर की तो वो हमारा पेड अप कैपिटल बोला मैंने। हाँ जी। हाँ। आप ऐसे गलत मतलब नहीं, रिकॉर्ड मैंने करके नहीं, या मैंने गलत तो बोल के आप ही करना से, चाहते आप ही हो। ने बोला है, वही यस। चलाऊंगा सर। मेरे मैं वही बोला, मैं वो हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल बोला है मैंने वो। पेड अप कैपिटल है, यस। वो कैपिटल से आपने ये सर्वर वगैरह ही परचेज किए होंगे ना, जो उससे आपने। कंपनी रजिस्टर करवाई पहले। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर जो सर्वर परचेज किए, उसके लिए पैसे अलग से डाले सर। हाँ तो बिल्कुल अलग से ही डलते हैं ना पैसे, कैसे डलेगा तो फिर। ठीक है जी। ठीक है।
तो आपने पहले परमिशन ली, सर्वर लिए, उसके बाद आपने लोगों को सेल करना शुरू किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये प्रोसेस आपने ऑप्ट यस, किया। यस। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब ओके जी, थैंक यू जी। जानकारी देने के लिए। तो देखिए प्रहलाद जी, अब जो उत्पल पटेल जी कभी तो इसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, कभी सेल बोल रहे हैं, कभी रेंट बोल रहे हैं, खुद ही मानते हैं कि 3 साल से ज़्यादा का जो एग्रीमेंट होता है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, और फिर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक है जी, तो इसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 ऑप्शन देते हैं। तो सीधा सीधा आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड बन के सामने आएगा। अब जैसे पहले भी बहुत सी कंपनियां आ चुकी हैं, और ट्रियर NFT HFM ने कितना बड़ा स्कैम किया है। उसके बाद डाटा सेंटर के नाम पे शूट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक स्कैम करने वाली है। मैंने उनसे सवाल में पूछा था कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप अपने डायरेक्टर और प्रमोटरों से अलावा किसी से इन्वेस्टमेंट ले ही नहीं सकते। फिर वो कहते हैं हम सेल कर रहे हैं, सेल करने के लिए उनके पास परमिशनें नहीं है डाटा सेंटर की। तो सीधा सीधा ये मनी सर्कुलेशन का धंधा है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि समय रहते जाग जाइए, जनता से बहुत बड़ी लूट होने वाली है, समय रहते कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दुर्गेश जी, अब तक इस कंपनी ने कितना पैसा इकट्ठा कर दिया, जो हम अमूमन लोगों को बताते भी हैं, और सबसे ज़्यादा लोग, अगर देश की बात करें तो किस जगह के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और भी बहुत से जो एरिया हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। पर जम्मू कश्मीर में ये बहुत धड़ल्ले से काम चल रहा है। सूत्रों की माने तो अकेले जम्मू कश्मीर से ही अरबों रुपए ये इकट्ठे कर चुके हैं, अकेले जम्मू कश्मीर। पर लेकिन ऑडियो में तो बोल रहे हैं कि 20-25 करोड़ कुछ है, समथिंग बात चल क्योंकि रही वो है। बताएंगे नहीं ना। अब अगर बताएंगे तो उनके पास कितना, उन्होंने खुद बोला है कि 50 लाख के में एक रैक 50 लाख से कम में मिलता है। अब इनके पास तो 50 लाख का, अगर हम इनकी बात मान लें, इन्होंने रैक ही लगाया है एक, तो 50 लाख का ही था ना, तो 20 करोड़ का माल इनके हिसाब से इन्होंने कैसे बेच लिया? इनके पास परचेजिंग ही नहीं है। अब ये खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। तो मैं से अनुरोध करूंगा मिस्टर उत्पल पटेल से कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तो जनता के जो सवाल हैं हम आपसे पूछेंगे, उनका सीधा सीधा आप जवाब दे सकते हैं। हम आपको ये अपील भी करते हैं कि जनता को बताइए कि कहाँ है आपके डाटा सेंटर, कहाँ है परमिशन। और दूसरी प्रहलाद, इनकी वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट में कोई भी कॉलम इनका जो है वो ऑपरेशनल नहीं है। एक ऐसा लगता है किसी बच्चे ने एक डमी सी वेबसाइट बना दी है, वो डमी वेबसाइट पे ही कारोबार चल रहा है लोगों को दिखाने के लिए। देखिए लोग, भारत के लोग कितने भोले हैं, उनको ये भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक डमी सी वेबसाइट बना दी, कोई भी कॉलम प्रॉपर ढंग से ऑपरेशनल नहीं है, कोई वाइट पेपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिना वाइट पेपर के कंपनी चला रहे हैं। दुर्गेश जी, एक जो सबसे अहम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बोलते हैं कि हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का तो सीधा सीधा अब ध्यान यही जाता है भी अगर सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं तो इट मीन्स ये सही कंपनी है। इसका थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए हमारे दर्शकों को। प्रहलाद जी, जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि टैक्स के बारे में बताइए, और टैक्स पे करने से कोई कंपनी लीगल नहीं हो जाती। मान लीजिए कोई बंदा कोई कंपनी ओपन करता है, उसको पहले दिन ही GST लेना पड़ता है। अब GST सेल परचेज के लिए है, सर्विस के लिए है। अब आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अब सरकार को तो बाद में पता चलेगा ना, आपने तो सरकार को बोल दिया होगा कि हम ये काम करने लगे। अब उसकी जो बिलिंग करेंगे उस पर तो आप टैक्स देंगे ही ना। टैक्स तो एंड यूज़र ने देना है ना, जनता ने देना है। आपने जनता से जो टैक्स कलेक्ट किया वो टैक्स आपने सरकार को अदा किया। आप एक सोर्स के तौर पर काम करते हैं सरकार के लिए। तो GST नंबर जब आपको मिल जाता है, इससे ये नहीं हो जाता कि आप लीगल हो गए हैं। दूसरी बात, अगर आप डाटा सेंटर का काम करते हैं, GST नंबर उन 40 परमिशनों में एक परमिशन है प्रहलाद जी। उस 40 परमिशनों में एक परमिशन है। मान लीजिए 40 परमिशनें लेनी होती हैं तो एक GST है। पोल्यूशन की एक हो गई, लोकल गवर्नमेंट की होगी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की होगी, स्टेट गवर्नमेंट, IT डिपार्टमेंट की होगी। बहुत से डिपार्टमेंट है जिन्होंने परमिशन देनी है। तो बिल्डिंग का नक्शा पास है नहीं पास है, उसकी भी परमिशनें होगी। इस तरह
अलग से मतलब कि 40 के करीब परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें जीएसटी भी एक है, एक परमिशन लेने से आप लीगल नहीं हो जाते। दूसरी बात, अब टैक्स जिस दिन आपकी कंपनी लिस्ट हुई उसी दिन आपने कंपनी के नाम पे जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिया। अब सरकार ये मानती है कि आप जो भी काम करोगे वो कानून के दायरे में रह के करोगे। आप कानून तोड़कर अगर कोई काम कर रहे हैं, सरकार को थोड़ी पता है कि आप लोगों से चिट फंड का काम शुरू कर देंगे, मनी सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं। सरकार आप पे भरोसा करती है ना भी आप जो भी काम करेंगे भी नियम और कानून के दायरे में, संवैधानिक दायरे में रहते हुए करेंगे। तो जीएसटी नंबर ले लेने से कोई परमिशन नहीं मिल जाती है। ठीक है, उसमें टैक्सेशन से संबंधित जो भी आप पैसा लेंगे, कलेक्ट करेंगे, रेंट देंगे, रेंट लेंगे, उसका जो जीएसटी बनेगा वो आपको पे करना है। जी दुर्गेश जी, चलते चलते आखिरी में हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बता दीजिए कि ये क्लाउड स्पेस या जो शूट स्पेस की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली तो क्लाउड स्पेस के नाम से ये लोगों के साथ जो रेंटल इनकम वापस करना, ये करना, वो सब कुछ चल रहा है। वो सरल भाषा में बता दीजिए हमारे लोगों को कि ये किस लिए ज़रूरी होती है, क्यों लोगों को बेची जाती है, इससे क्या सब कुछ होता है। देखिए प्रहलाद जी, अब देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, अगर हम अदानीज़ की बात करें, एयरटेल की बात करें, टाटा की बात करें, जितने बड़े बड़े डाटा सेंटर इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, उसमें ये ऐसा कोई धंधा नहीं करती। कंपनियां खुद आती हैं भी हमें आपसे स्पेस चाहिए। अब बैंकिंग कंपनियां आएंगी, आईटी कंपनीज आएंगी, बहुत सी कंपनियां जिन्हें स्पेस चाहिए वो खुद संपर्क करती हैं। अब ये कंपनियां तो लोगों के बीच एमएलएम के माध्यम से स्टेप टू स्टेप जाके उनको माल बेच रही हैं। अब कोई डाटा सेंटर वाली कंपनी जिसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको जनता के बीच जाके ऐसे एमएलएम के माध्यम से सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जितनी भी बड़ी बड़े बैंक्स हैं, सबको स्पेस चाहिए। अब क्या इनसे स्पेस लेंगे? तो कहाँ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? इतना आजकल साइबर हमले हो रहे हैं, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो कहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे? कर ही नहीं सकते प्रहलाद। 50 लाख रुपए में अगर आप कहें तो आईटी के ढंग से 10 एम्प्लॉई नहीं मिलते। उनका एक साल का बजट ही मतलब कि 5-10 करोड़ बन जाता है। अगर आईटी सेक्टर के डाटा सेंटर चलाने वाली कंपनियों की बात करूं तो लोगों से सीधा डाटा सेंटर के नाम पर एमएलएम कंपनी के माध्यम से मनी सर्कुलेशन का धंधा हो रहा है। इनको कहीं से कोई रेंट नहीं आ रहा और ये लोगों को रेंट के नाम पे मूर्ख बना के आने वाले कुछ समय में रफू चक्कर हो जाएंगे। और 30 मार्च 2023 को अस्तित्व में आने वाली कंपनी 30 मार्च 2023 को 2 साल के भीतर इनको परमिशनें भी मिल गई, इनका डाटा सेंटर भी अस्तित्व में आ गया। डाटा सेंटर तो है ही नहीं, खुद ही मान रहे हैं। रैक, अब कितने रैक होंगे और कितना पैसा इकट्ठा कर लिया प्रहलाद, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और सरकार को समय रहते कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। ये थी अब तक की जानकारी। फिलहाल मुझे और दुर्गेश जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।